नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और शाम के 7 बज रहे हैं। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। हम आपको बता दें कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। जी हाँ, राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल है। सवाल क्या है कि आगे क्या होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और फिर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी हम सब के लिए कि आगे देश में क्या होगा। लॉकडाउन पार्ट 2 कैसा रहने वाला है। लॉकडाउन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक तो की प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में देश को नया मंत्र भी दिया। पीएम ने साफ कहा, जान भी और जहान भी। इससे संकेत ये मिल रहा है कि जिन इलाकों में हालात काबू में हैं, वहां अब लॉकडाउन में कुछ छूट मिल सकती है। तो अगले 1 घंटे इसी पर हम एक बेहद खास और बड़े पैनल के साथ सीधा संवाद करेंगे, जहां आपके मन का हर सवाल उनके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने ये मूल मंत्र दिया था और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद है कि पीएम के संबोधन में लॉकडाउन पार्ट 2 की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। आगे का रोड मैप तय करने के लिए पीएम मोदी ने रविवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में पीएम ने कहा था, अब हमारा मंत्र है जान भी और जहान भी। देश के लिए इस मंत्र से संकेत काफी हद तक साफ है, क्योंकि कोरोना से महायुद्ध में अर्थव्यवस्था को ताकत देना भी जरूरी है। लिहाजा पाबंदियों के साथ कुछ आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी मिलनी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई विभाग 15 अप्रैल से पूरी तरह काम शुरू कर देंगे। 15 अप्रैल से राज्य में निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में परिवहन सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। माइनिंग का काम भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को काम पर आने के लिए कहा गया है। सभी विभागों के मुख्यालयों में ए और बी श्रेणी के कर्मचारी दफ्तर आएंगे। सी और डी श्रेणी के भी 30% कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाया गया है। तमाम विभागों ने अपने अपने कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की हिदायतें भी दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी दफ्तर कैसे आएंगे। हालांकि लॉकडाउन पार्ट 2 का अंतिम ऐलान मोदी सरकार की तरफ से होना है, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की है। इनमें से ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा भी दिया है। उधर हरियाणा को रेड, ऑरेंज और येलो 3 जोन में बांटकर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की भी बात कही गई है। इसमें रेड जोन का मतलब होगा जहां खतरा बहुत ज्यादा है, जबकि ऑरेंज जोन का मतलब खतरा कम है और येलो जोन का मतलब है कि हालात लगभग काबू में हैं। लेकिन इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लॉकडाउन पार्ट 2 कैसा होगा। तो आज एक बड़े पैनल के साथ इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और सबके मन में यही सवाल कि लॉकडाउन पार्ट 2 जिसका ऐलान अगर होगा तो उसमें नया क्या होगा। क्या नियम और सख्त होंगे या कहीं कुछ ढिलाई बरती जाएगी। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा,
उनके साथ इस चर्चा में रेडिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के एडीजी असीम अरुण जी भी हमारे साथ हैं और जल्द ही 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस देश के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं आप और साथ ही एक डॉक्टर भी हैं। सबकी नजर प्रधानमंत्री के संबोधन पर है, राष्ट्र के नाम संदेश पर है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो लॉकडाउन 21 दिनों का हमारी सरकार ने लगाया, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमें कुछ हद तक कामयाबी मिली है। अब सबके मन में सवाल यह है डॉक्टर पात्रा कि ये दूसरा चरण जो लॉकडाउन का होगा, ये किस तरह का होगा? देखिए नेहा जी, कल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये तो मैं अभी से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, मैं अभी से नहीं बता सकता, वो केवल प्रधानमंत्री ही जानते होंगे। बहरहाल आपने जो कहा कि कुछ हमें इसमें सफलता मिली है लॉकडाउन के कारण से, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता दूं, आज अखबारों में भी है और कल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि यदि ये लॉकडाउन नहीं होता तो अप्रैल 15 तक लगभग 8,30,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित होते और सैकड़ों की मौत हो जाती। तो एक बहुत बड़ी जीत इस लॉकडाउन के कारण हुआ है, जिसके बधाई के पात्र नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें और भारत की बहुत ही परिपक्व जनता है। और जो कोविड वॉरियर्स आपके चैनल में बैठे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, वो भी है, मीडिया कर्मी, ऑफ कोर्स आप खुद भी हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कल जिस लॉकडाउन के विषय में वार्तालाप हो रहा है, 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले 11 तारीख को जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया था एक बैठक में, तो स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा था कि जान भी और जहान भी, उससे पहले जान है तो जहान है, ये विषय रखा था। मगर इस बार उन्होंने कहा जान को भी ध्यान देना है और जहान को भी ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है, उसके तरफ भी हमें ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 11 एक्सपर्ट्स की टीम, चाहे वो नीति आयोग से हो, चाहे वो एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, ऐसी एक टीम नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रही है। तो स्वाभाविक है बहुत मंथन के पश्चात ये निर्णय होगा जो भी कल हम सुनेंगे। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लॉकडाउन की परिस्थितियां कैसी रहेगी, इसको लेकर देश चिंता कर रहा है, कल मालूम भी पड़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, 2-3 बातें मैं रखता हूं, इससे आपको अंदाज पड़ेगा कि किस प्रकार एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देश में 35 ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। तो ये एक बहुत खुशखबरी है इन 35 जिलों के लिए। वहीं देश में 450 ऐसे जिले हैं जिनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में संक्रमण तो है, किंतु ये जिले, जो 450 जिले हैं, उनमें कोई संक्रमण नहीं है। तो ये देखिए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ये निर्णय लेना होगा कि ये जोन्स में कैसे डिवाइड हो, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, जो आप जोन्स की बात कर रही थी, ये जोन्स में कैसे डिवाइड हो। मतलब तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त जिस तरह से जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, एक तरह से इस देश की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो पहली पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक डॉक्टर के नाते भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बात आपने कही कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया जाए, यानी क्या हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं संबित, जहां पर कुछ रियायतों के साथ, कुछ शर्तों के साथ हमें इस लॉकडाउन का एक थोड़ा बदला हुआ स्वरूप दिखेगा, जहां मास्क भी पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, लेकिन कुछ छूट होगी ताकि आर्थिक विकास का पहिया भी थोड़ी थोड़ी गति पकड़े? नेहा, ये मेरे लिए कह पाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा और ना ही ये संभव होगा। देखिए, उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए प्रधानमंत्री जी कहें उससे पहले या तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई स्पेक्यूलेशन इतने गंभीर विषय में करना नहीं चाहिए। जो जोन के डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में हम अभी बात कर रहे थे, ये जोन के विषय में तो अभी मुख्यमंत्रियों ने भी बताया है और कुछ राज्यों में इस प्रकार का एक डिस्टिंक्शन हुआ है। इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में है जनता के कि क्या इस प्रकार का विषय होगा। देखिए, मैं अभी कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था कि एमएसएमई, क्या कुछ एरियाज में जहां पे स्प्रेड नहीं है, वहां के एमएसएमई को खोला जाएगा। जो माइग्रेंट लेबर्स कहीं गए हुए हैं, क्या उनको हम वापस लाके उन एमएसएमईओ को चालू कर सकते हैं। ये सारे विषय पेपर में भी डिस्कस हो रहे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी आ रहे हैं। और समित, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो देशवासियों में वो एक भरोसा जगाएंगे
किसी के मन में अगर कोई डर है तो हर बार की तरह उसे वो दूर करेंगे। और ये जो सभी सवाल सबके मन में घूम रहे हैं, इनका जवाब भी हमें अपने देश के प्रधानमंत्री से जरूर मिलेगा। 3-4 बातें आपने कही हैं, तो उन बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे साथ पैनल में और भी सम्मानित सदस्य हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। असीम अरुण जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है, जैसा कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई उसमें संकेत भी मिले, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सर, क्या यूपी तैयार है एक बढ़े हुए लॉकडाउन के लिए, या लॉकडाउन का जो भी स्वरूप हो उसके लिए? जी, जैसे डॉक्टर समृत ने कहा कि इसके बारे में प्रीएम्प्ट करना किसी के लिए उचित नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह की चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ सकती है और पड़ी है। और इसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, जैसे कि यूपी में हॉटस्पॉट या कुछ अन्य जगहों पे इनको कंटेनमेंट जोन कहा जा रहा है। ऐसा एक एक्शन सरकार ने लिया और जनपद प्रशासन, पुलिस और विशेषकर 112 जिस डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूं, उन्होंने मिलकर के इसको लागू किया। तो आगे आने वाले समय में मैं ऐसा बिल्कुल समझ सकता हूं कि ग्रेडेड रिस्पांस का अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि कृषि संबंधी कोई गतिविधियों में परेशानी ना आए, रोक टोक ना आए, यहाँ तक कि कंबाइंड हार्वेस्टर्स के ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या ना आए, और उसको हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में बहुत प्रभावी तरीके से सुचारू किया। तो लॉकडाउन को लागू भी करना है, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ सिद्धांतः जितनी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं बिना वायरस के चेन को तोड़ने का जो प्रयास पूरा देश कर रहा है, उसको प्रभावित न करते हुए जो परिवर्तन करने होंगे, प्रदेश पुलिस खासकर 112 तत्पर है। जैसा निर्देश होगा हम लोग अपने ऑपरेशंस के उसके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और वसीम जी, आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और जिस तरह का भी आदेश होगा, निर्देश होगा, जिस भी दिशा में देश आगे जा रहा होगा कोरोना की जंग से जीतने के लिए, उसके लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका मदन जी न्यूज 18 इंडिया पर। प्रधानमंत्री का सुबह 10 बजे जो संबोधन होगा, पूरा देश बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा है। अगर मैं उत्तराखंड सरकार की बात करूं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस दिन माननीय सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे थे, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों की राय जानने के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को इस तरह की सलाह दी थी कि आप अपने राज्य में लॉकडाउन को रखते हुए, लेकिन जैसा कहा, जान है पहले, फिर कहा जान है जहान है, दोनों को बचाना है। तो इस कारण से ये उम्मीद है कि जो जरूरी चीजें हैं, हाईवे का निर्माण है या आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनमें यूनिवर्सिटी में टीचर जाने की बात है, या अपने राज्य के अंदर कुछ ऐसे जिले जिनमें किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का वायरस नहीं है, कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उन जिलों को खोलने की बात हो, या राज्य के अंदर इस प्रकार का कोई अन्य काम है, उम्मीद है कि उनमें उस प्रकार की ढील राज्य को प्राप्त होगी और हम लोगों ने उसी रूप में अपनी तैयारी भी की हुई है। अच्छा, मदन जी एक चीज मुझे और बताइए, क्योंकि आप बहुत ही जिम्मेदार मंत्री हैं और उत्तराखंड सरकार में बहुत ध्यान से सारी गतिविधियों को देख भी रहे हैं, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उत्तराखंड अभी ऐसी स्थिति में है? आपका आंकलन क्या कह रहा है? अगर पार्शियल तौर पर लॉकडाउन हटाने की स्थिति बनती है तो क्या उत्तराखंड सरकार उसके लिए तैयार है? क्या ऐसी स्थिति बन रही है वहाँ? हाँ, हम बिल्कुल तैयार है। देखिए, हमारे राज्य में 13 जिले हैं। 13 जिलों में हमारे यहाँ जो पहाड़ के 8 जिले हैं, जिसमें उत्तरकाशी है, पौड़ी है, टिहरी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, और ये पहाड़ के जितने ऊपर जिले हैं, इन जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, पिथौरागढ़ सहित। बाकी 4 जिले जो प्लेन थोड़ा क्षेत्र आता है, देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर और नैनीताल, इनमें हम जरूर चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से आगे बढ़े और 8 जिलों में यदि हम निर्देश होता है तो खोलने में हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अपने राज्य में जो एक बड़ा काम चल रहा है, हाईवे का है, रेलवे का है, 4 धाम की सड़कों का निर्माण है, ये काम भी चलने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके कारण हमारी 4 धाम यात्रा जो अभी अप्रैल के लास्ट में शुरू होने वाली है, होगी या नहीं होगी वो तो बाद में तय होगा। इसी प्रकार से कुंभ है, कुंभ की दृष्टि के जो जरूरी काम है
ये सब चीजें हैं जो हम चाहते हैं, अगर हमें अनुमति मिलेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता इनको काम को भी शुरू करना चाहते हैं। मदन जी, एक बात और बताइए, अभी संपूर्ण लॉकडाउन देश भर में कल तक के लिए है 21 दिन का। इस दौरान भी हमने देखा कि ज्यादातर जो देश के लोग हैं उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री की, आप सभी की अपील को मानते हुए लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आई और कोरोना संक्रमण के केस जो हैं वो भी धीरे धीरे करके बढ़े, हालांकि उनकी रफ्तार में कमी आई है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आगे लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट दी जाती है तो कहीं वो प्रशासन के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएगा? देखिए, इस तरह के जो मैटर है या इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ तो सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है। उन लोगों के कारण, जिसके कारण आज देश में ये सारे केसेस बढ़े हैं, जिनके कारण ये सारा देश एक जिस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर सारा देश खड़ा हुआ था, उन्होंने सारे समीकरण को खराब करने का काम किया है। ये तबलीग के जितने भी लोग हैं, ये जितने भी तबलीगी हैं, इन सबको अब जहां भी है इनको पूरा पालन करना चाहिए। अगर ये पालन नहीं करते तो सख्ती के साथ इनसे निपटने की आवश्यकता है। और हमने अपने राज्य में अगर कोई तबलीगी जिसने अपने आप को समय रहते हुए और अपने आप को संबंधित अधिकारी के सामने नहीं बताया कि वो कहां से तबलीग में आए हैं और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेट जो भी आवश्यकता थी वो कर दिया जाए, हमने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। आने वाले समय में भी हम किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतेंगे। यदि इस प्रकार का कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्ती से सरकार पेश आएगी। बिल्कुल मदन जी, बहुत अच्छी तरह से आपने उत्तराखंड में जितने भी तैयारियां इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, कितनी तैयार सरकार आगे के लिए है और प्रधानमंत्री के संबोधन से सबको क्या उम्मीद है, इस पर आपने अपनी बात रखी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो परिस्थिति देश में है कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन के 21 दिन तकरीबन खत्म होते होते जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है, क्या हम स्थिति में हैं कि कुछ शर्तों के साथ, कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दें या फिर नियम और सख्त होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा, अगर इस 21 दिन को हम देखें तो हम काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। हमने अपना मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु की दर को बिल्कुल कंट्रोल में रखा है। और आप अगर देखें तो अगर अभी तक आंकड़ा अगर 300 मौतों का भी है, तो अगर आप देखें दूसरे विकसित देशों में जिनका हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा अच्छा, वहाँ 2-2 हज़ार की मौतें हो रही हैं एक ही दिन में। हम तो पूरे पैंडेमिक की बात कर रहे हैं जहाँ 300। तो हम लोगों ने इस 21 दिन में बहुत कुछ अचीव किया है। लोगों ने अपना डिसिप्लिन, अपना संयम, बहुत कुछ हमने अचीव किया है। अब आने वाले समय के लिए डेफिनेटली ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। सरकार क्या डिसीजन लेती है वो कल हमें पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी एक अपनी इंडिपेंडेंट राय ये है, क्योंकि पीछे इसने हमें बहुत अच्छी मदद दी है, तो अगर सरकार आगे भी ये डिसीजन लेती है तो मेरे ख्याल से इससे हमारी सहमति होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जिस तरह से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इतने सारे लोगों को साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और सारा डाटा उनके पास है, वो जब डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल अपने विवेक से और बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि पिछला भी डिसीजन उनका बिल्कुल ठीक था। जहां तक कि लॉकडाउन को कुछ खोलने और कुछ बंद करने की बात है, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सडनली नहीं खुलेगा, उसको तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खोलेंगे, कम्युनिटीज को ब्लॉक करेंगे ताकि ये देखें ये बीमारी एकदम से फैलती तो नहीं है। लेकिन कल क्या डिसीजन होने वाला है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जरूरी देखनी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, लॉकडाउन ऑल और नन फिनोमिना है। हमें सॉलिडेरिटी के साथ, अगर ये आगे भी एक्सटेंड होता है तो सॉलिडेरिटी के साथ इसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी सेंध लगा गया वायरस तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम सब ह्यूमन चेन से बंधे हुए हैं, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है कि हम पर्सनल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, अगर सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हम देशवासियों को सुरक्षित रखे, तो अगर लॉकडाउन में स्पेशली उन एरियाज में जहां पर संक्रमण नहीं है अभी, बिल्कुल जो सेफ एरियाज हैं, अगर वहां कुछ रियायतें मिलती भी हैं तो देशवासियों की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है कि जो जो और बातें उन्हें कही गई हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि इस जंग में हम सब साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लॉकडाउन के ऊपर प्रधानमंत्री के संबोधन का सबको इंतजार है कि आगे देश जो है वो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में किस दिशा में बढ़ेगा। लेकिन हमने देखा कि इस 21 दिन के इस लॉकडाउन में कुछ बेहद डरावनी तस्वीरें भी डॉक्टर पात्रा आई, स्पेशली दिल्ली से, खासतौर पर दिल्ली से, जहां पर
हमने देखा कि किस तरह से आनंद विहार में हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं उनका पलायन हुआ, फिर तबलीगी जमात का पूरा मामला सामने आया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मन में सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन में कहीं से भी किसी तरह की कोई छूट होती है, कोई रियायत या ढील दी जाती है, क्या उससे प्रशासन की चुनौती बढ़ तो नहीं जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, लॉकडाउन अपने आप में चुनौती तो है ही। ये जो भी अभी हो रहा है कोविड के लिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पूरे विश्व में। आप याद करिए, हमारे जीवन काल में ना ही हमारे माता पिता ने अपने जीवन काल में इस प्रकार की परिस्थिति देखी होगी। तो स्वाभाविक है पूरा विश्व इससे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डील कर रहा है। दो चीजें होती हैं। देखिए, मैं इससे पहले कि थोड़ा सा बताऊं, मैं आपसे 5 सेकंड का एक महत्वपूर्ण समय चाहता हूं। आर नॉट फिनोमेना होता है, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इसे समझेंगे। उसे जानना जरूरी है कि लॉकडाउन कैसे हेल्प करता है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति है और देश में कोई लॉकडाउन नहीं है, तो एक व्यक्ति 1 महीने में 406 लोगों को संक्रमित करेगा, एक व्यक्ति। अगर देश में 50% लॉकडाउन है, तो यही एक व्यक्ति 1 महीने में 406 के बदले मात्र 15 लोगों को संक्रमित करेगा। और अगर देश में 75% लॉकडाउन है, तो यही एक संक्रमित व्यक्ति पूरे 1 महीने में 406 व्यक्ति के बदले में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को संक्रमित करेगा। तो आप सोचिए, अगर 75% लॉकडाउन भी होता है, लॉकडाउन का 75% सक्सेस हो जाता है, तो वो देश में कितनी बड़ी विपत्ति को आने से बचाता है। एक दूसरी बात है, जहां तक गलतियों का सवाल है कि आनंद विहार में हमने माइग्रेंट लेबर को देखा और आपने निजामुद्दीन के मरकज के बारे में बात की। एक होती है लापरवाही, लोगों की लापरवाही, और दूसरा होता है षड्यंत्र। दोनों में फर्क होता है। अगर किसी की लापरवाही है, उसे समझाया जाए तो वो मान जाते हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि गरीब जो माइग्रेंट लेबर है, उनको तो बहुत तकलीफ आई होगी। आज सरकार ने उनकी बिल्कुल सहूलियत की चिंता की है। 75 लाख लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा है। बाकी पैकेज के विषय में आप भी जानते हैं। इसलिए वो लोग जो थोड़ी बहुत लापरवाही हुई थी, वो आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। किंतु षड्यंत्र का कैसे मैनेजमेंट करना है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मरकज का जो व्यवहार रहा है, पुलिस और एसडीएम के कहने के बावजूद जो छुपाने का काम, मस्जिदों में छुपने का काम, थूकने का काम, अश्लीलता का काम, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो स्वाभाविक है दोनों को डील करने का तरीका अलग अलग रहेगा। मगर फिर भी आज इस चैनल में मैं हिंदुस्तान की जनता को नमन करता हूं। वेस्ट कहती थी, जो वेस्ट के लोग हैं वो कहते थे ये तो अनपढ़ देश है। मगर इस देश के लोगों की परिपक्वता की लेवल देखिए। गांव के कोने, सुदूर गांव के कोने कोने में एक बूढ़ी मां तक समझती है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कब ताली बजाना है, कब लाइट जलानी है, कब घर में बंद होकर रहना है। ये बूढ़ी माएं भी समझ रही हैं। मगर आप वेस्ट में देखिए, लॉकडाउन के बावजूद भी वेस्ट के लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है और सलाम के काबिल है। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लोगों ने वो ताकत दिखाई है, वो मादा दिखाया, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाता है और इसका कोई नया स्वरूप भी होता है, तो देशवासी मिलकर उसका पालन करेंगे। असीम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एडीजी हैं यूपी के। असीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगरा मॉडल की बहुत तारीफ हो रही है और आगरा मॉडल अब उन मॉडल्स में शामिल हो गया है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, जहां पर पूरे देश में इसका अनुसरण हो, परिस्थितियों के हिसाब से इस पर भी चर्चा हो रही है। अगर आगरा मॉडल उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर इसका अनुपालन किया जाता है, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन की बात हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लॉकडाउन के दूसरे चरण में ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है? निश्चित रूप से ये बहुत प्रभावी स्ट्रैटेजी सिद्ध हुई है और आगे भी सिद्ध हो सकती है। इसका निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया जाएगा और जैसा हाल के दिनों में निर्णय हुए हैं प्रदेश में, वो इसी हिसाब से हैं कि जहां पे पेशेंट प्रकाश में आए वहां पे बहुत सख्ती के साथ में उस इलाके को सील किया गया है। एकदम गेटेड कम्युनिटी जैसी बना दी गई है और वहां पे सबको घर के अंदर रखा जा रहा है और केवल मिनिमम, न्यूनतम सर्विसेज जो जरूरत हैं उनके लोग जा रहे हैं, सफाई के, सिविल सप्लाईज के, पुलिस के, और ये प्रभावी सिद्ध होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा अब 3 हफ्ते के अनुभव के बाद में हमको लगता है कि वन साइज फिट्स ऑल इसमें नहीं है, शुरू से नहीं भी था, पर अब जैसे जैसे देख रहे हैं हम लोग की कृषि गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आदेश हुआ है कि जो हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश का, उसको भी धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी पटरी पे लाना है, लेकिन साथ साथ वायरस की चेन को तोड़ने का जो प्रभावी काम हुआ है उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। जैसा भी इसमें निर्णय होगा, हम लोग को आदेश मिलेंगे,
उसके तहत काम करेंगे। और साथ साथ 112 का एक रोल और हमारी फोर्स का है कि जो लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं उनके ऊपर लॉकडाउन का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो कोई भूखा ना रहे, किसी को दवाई ना छूट जाए, कोई मरीज अस्पताल जाने से ना छूट जाए। और इसके तहत 112 पे लोग प्रतिदिन 9,000 10,000 ऐसे इवेंट्स हम लोग को मिलते हैं और वहां पे जाकर के हम लोगों की मदद करते हैं। तो दोनों जिम्मेदारियां हैं इस समय पुलिस के ऊपर, लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना और जो नियम तरीके हैं उससे, जो और पुलिसकर्मी साथ-साथ है लोगों वो की अपनी मदद भी जिम्मेदारी करना। को निभा भी रहे हैं, इसीलिए उनको हर मंच से नमन भी किया जा रहा है कि दिन रात एक करके जिस तरह से प्रशासन और सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन लोग कर पाएं, इसमें वो जुटे हुए हैं। मदन कौशिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। मदन कौशिक जी, एक सवाल ये भी यहाँ पर लोगों के मन में है, कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन 10 बजे होगा उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, उससे काफी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी तो ऐसे में जरूरत का सामान जो अब तक घर पहुंच रहा है, दवाइयां, क्या ये इसी तरह से सुचारू रूप से पहुंचेगा? किसी चीज की कोई कमी या किल्लत तो नहीं होगी? इसको लेकर एक मंत्री होने के नाते आप क्या भरोसा देंगे? देखिए, एक तो मैं दो चीजें आपको कहना चाहूंगा। एक तो मैं डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर मलिक ने जो टेक्निकल रूप से अपनी बात यहाँ रखी है, निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान ने उस चीज को उसी रूप में समझा भी है। और यही कारण है, जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे तो मेरे यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर नोटियाल, उनका मुझे तत्काल फोन आया और उन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, ये दुनिया के महानतम नेता आज नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब ये बताइए, एक डॉक्टर जो राजनीतिक भी नहीं है, टेक्निकल चीज से उन्होंने उस समय मुझे फोन करके कहा, और मैं भी नहीं जानता था कि 21 दिन में टेक्निकली कितना बड़ा निर्णय होने जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए, 21 दिन में आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और केवल यही नहीं कह रहा, WHO से लगाकर और पूरे जितने अमेरिका से लगाकर जितने ऐसे कंट्री हैं जो वास्तव में जिनमें दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत ने एक ऐसी मिसाल कायम की है। कल भी लोगों के मन में एक भाव है कि प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो हिंदुस्तान की जनता के हित में होगा, वो निर्णय इस देश को बचाने के लिए होगा, और जो निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे पूरी जनता उस निर्णय के पक्ष में खड़ी रहेगी। ये देश की जनता ने 2 बार उनके साथ खड़े होकर अभी लॉकडाउन के बीच में दिखाया भी है। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश होगा, जो भारत सरकार की हमें एक दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम लोग पूरी तैयारी में हैं। और यहाँ की जनता के हित के लिए हमें वो सारे काम करने हैं कि हम, चाहे हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ रहने वाले मजदूर हो, बहुत बड़ा हमारे यहाँ टूरिस्ट हब है, चाहे हमारे रुके हुए टूरिस्ट लोग हो, हम सब की भरपूर सेवा कर रहे हैं। उनके ठहरने का, खाने का, स्वास्थ्य का पूरी तरीके से सरकार ध्यान रख रही है। और ये आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकार के स्तर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। चलिए, तो ये भरोसा जो है ये एक दे रहे हैं मदन कौशिक ये कहते हुए कि किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा और मदद जो है वो हर हाल में पहुंचाई जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन एक तरह से रामबाण है जब आप बात करते हैं इस अदृश्य बीमारी से लड़ने की दिशा में एक कारगर कदम का। डॉक्टर मलिक लगातार हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिक, मैं अब जरा कुछ और चीजों के ऊपर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। TTT जिसकी लगातार बात हो रही है, लॉकडाउन का दूसरे चरण में जब हम प्रवेश करेंगे, अगर हम प्रवेश करते हैं लॉकडाउन के दूसरे चरण में, तो ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इसकी दिशा में आपको हमारा देश कितना तैयार लगता है? देखिए, ये बड़ा एक TTT बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, है ना। और इसके साथ में एक कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोलेशन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। ये 5 अगर हम तंत्रों को अच्छे से लेके चलेंगे तो हमारे को कोरोना से हम फाइट करने में बड़ा आसान रहेगा। अब ट्रेसिंग में तो ये है कि जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनके आसपास के लोगों को हम ट्रेस करें, उसके बाद उनको हम टेस्ट करें और उनमें से जो पॉजिटिव आता है उनको ट्रीट कर दें। तो इससे सारी तरफ से कोरोना घिर जाएगा हमारे पास में। एक तो उससे प्रिवेंशन भी हो जाएगी, आइसोलेशन भी हो जाएगी और साथ में ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और बीमारी फैलने से भी रुक जाएगी। तो ये TTT बहुत एक अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर मैंने 2 चीज़ें और ऐड की हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोटेक्शन तो हमारे को लॉन्ग टर्म में लेनी ही लेनी पड़ेगी, चाहे लॉकडाउन खुल जाए तो भी हमारे को लेनी पड़ेगी। तो सर, मैं चाहती हूँ इस बात को एक बार फिर मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग, देख रही हूँ डॉक्टर मलिक, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल में पैनल में जितने भी
भी सम्मानित सदस्य हैं, सब इस बात से सहमत होंगे। अभी भी हम अपनी सोसाइटीज़ में देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस माहौल में भी लोग अपने बच्चों को बाहर लेकर आ रहे हैं, कोई मास्क नहीं है, मॉर्निंग वॉक्स पे जा रहे हैं, सैनिटाइजर का उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप डॉक्टर होने के नाते एक बार न्यूज़ 18 इंडिया के इस मंच से अपील कीजिए सर, और बताइए लोगों को कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल सच है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अब हमको शायद जिंदगी भर अपनी आदत में शुमार करना होगा। ये अच्छी आदत है डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत सही बात आपने कही है कि ये हर व्यक्ति को जानना बड़ा जरूरी है। जिन बच्चों को आज हम बाहर लेके घूम रहे हैं, जिनके की अभी तक तो हम अपने रिस्क ले रहे हैं, उनको अगर हम मॉर्निंग वॉक्स के ऊपर जा रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं। WHO कहता है इंडोर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज को मत छोड़ो, लेकिन इंडोर एक्सरसाइज करो। जहां पर आपकी वहां पर लॉकडाउन है वहां पे तफरी के लिए बाहर बिल्कुल मत जाओ। कई बार ऐसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोसरी लेने आपने जाना है, तो वो भी हफ्ते में एक बार कोई व्यक्ति जाए और उसके बाद सारी ग्रोसरी लेके आ जाए। तफरी के लिए अगर कोई बाहर जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है, और ये उसी प्राणी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कम्युनिटी के लिए तो खतरनाक है ही है, उस प्राणी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहां पर सरकार ने अपने विवेक से डिसीजन लिया कि बाहर निकलना, मैं ये बताना चाहूंगा, बाहर समझ लो कि एक लक्ष्मण रेखा है, बाहर निकलते ही भस्म हो जाएंगे, तभी ये आइसोलेशन जो है वो चलेगा, नहीं तो कारगर नहीं होगा। और हम सबको एक सोशल आइसोलेशन, हम सब एक ही किश्ती में चल रहे हैं। आधे लोग अगर बाहर निकलेंगे, आधे अंदर रहेंगे, तो अंदर रहने वालों की भी तपस्या भंग हो जाएगी, उनको भी नुकसान होगा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, सोशल आइसोलेशन के साथ में आपको बहुत सारी चीजें और भी फॉलो करनी पड़ेंगी। पर्सनल हाइजीन फॉलो करनी पड़ेगी, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, बीमारी क्या है, कैसे होती है, बच्चों के हाथों को धुलवाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमारे को बतानी पड़ेगी। उसके बाद हमारे को अपने बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। यहां पे आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 15% की डेथ हो जाती है अगर वो कोरोना होता है उन्हें, इफ दे आर मोर देन 80 ईयर्स, और 6.3% की डेथ हो जाती है अगर वो डायबिटिक हैं। तो हमारे जितने वल्नरेबल लोग हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इनको हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी बड़ी जरूरी है, नहीं तो ये दिक्कत कर देगी। तीसरी चीज देखिए, हमारे 2 डिवाइड हैं, इससे मैं समझाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप उन देशों का हाल देख लीजिए, चाहे उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग थी, चाहे उनकी हेल्थ केयर कितनी स्ट्रांग है, आज भी 2000 लोगों की मृत्यु हो रही है अमेरिका के अंदर, आज भी 500 लोगों की मृत्यु हो रही है इटली के अंदर। आप ये देख लीजिए, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने इकोनॉमी और उसमें। अगर उसके बाद हम लापरवाही कर जाएंगे तो हमारी 130 करोड़ की जनता है, यहां पर अगर ये बीमारी फैली तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारे को नियमों के साथ में, आइसोलेशन कम्स विद सर्टेन राइडर्स, ये कुछ नियमों के साथ में आइसोलेशन आता है। आइसोलेशन ऐसे नहीं आता, ये नहीं है घर में बैठ गए तो आप बच गए, घर में बैठने के बाद में सारे आपको मेजर्स करने पड़ेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वल्नरेबल ग्रुप अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षा में रहे। स्पष्ट शब्दों में, हो सकता है कई दर्शकों को ये चुभ भी रहा हो, पर ये आपके काम की चीज है, इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से विशेष अनुरोध किया कि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, अगर वो आपको कहेंगे तो आप सुनेंगे उनकी बात। ये एक लंबी लड़ाई है, और इसमें जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो यकीन मानिए वो हम सबकी भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए ये अपील कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा लगातार मेरे साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, अगर डॉक्टर मलिक की बात में आपको जोड़ना चाहें तो बिल्कुल वो जोड़ें, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इस एक मॉडल की बात हो रही है, इस प्लान पर काम करने की बात हो रही है, आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक कारगर तरीका हो सकता है आगे बढ़ने का और कोरोना के फैलाव को रोकने का? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चॉकआउट किया हुआ प्लान है। जोन्स में डिवाइड करना, हॉटस्पॉट्स को पिकअप करना, उनको कंटेनमेंट में रखना लोगों को, ये बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ किया हुआ काम है। मगर हाँ, मैं डॉक्टर मलिक ने जो कहा और आपने जो 3T के विषय में कहा, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, उसके विषय में आंकड़े देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सरकार के पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूं, तो देश को आश्वस्त करना कि किसी भी विषय को लेकर घबराना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, टेस्टिंग के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, वो आंकड़े में प्रस्तुत करता हूं ताकि लोग आश्वस्त रहें। टेस्टिंग देखिए, जनवरी के माह में अंत में जब ये टेस्टिंग का प्रक्रिया आरंभ हुआ तो एक टेस्टिंग केंद्र था, एक लेबोरेटरी थी, एक लेबोरेटरी से बढ़ता चला गया और आज के डेट में 228 लेबोरेटरीज हैं और अप्रैल के अंत तक 300 लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। नंबर 1, आज के डेट में 2 लाख टेस्टिंग हो चुकी हैं।
आज के डेट में लगभग 18,000 टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है और जितने किट हमारे पास अवेलेबल है वो आने वाले 6 महीने तक सभी टेस्ट हो सके उसके लिए पर्याप्त है। तो 6 महीने के लिए हमारे पास टेस्टिंग किट अवेलेबल है, किसी को भी पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर कुछ राज्यों के पास, जैसे कि आज आईसीएमआर की जो अध्यक्षा है मिस दत्ता, कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास 27,500 टेस्टिंग किट तो है, किंतु राज्य सरकार अंडर टेस्टिंग करा रही है, टेस्टिंग करा ही नहीं रही है। ये उचित नहीं है। सभी राज्य सरकारों से अपील है कि टेस्टिंग किट है, आप संख्या छुपाए ना, आप टेस्टिंग कराएं। नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटमेंट के लिए कुछ आंकड़े में देता हूं। आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में 586 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। आज के डेट में कोविड के ट्रीटमेंट के लिए 1,40,000 डेडिकेटेड बेड है। आज के डेट में कोविड से ट्रीटमेंट के लिए 11,000 डेडिकेटेड आईसीयू बेड है। आज के डेट पे कोविड से ट्रीटमेंट के लिए लगभग 16,000 डेडिकेटेड वेंटिलेटर है। जहां तक पीपीई, क्योंकि खुद डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिसकर्मी भी है यहाँ पे, पीपीई किट के बारे में, जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट होता है, उसके विषय में क्वेश्चंस होता है। मैं क्लियर कर दूं कि जब पूरे हम इस प्रकरण में गए थे कोरोना वायरस में, उस समय हिंदुस्तान में कोई पीपीई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, बाहर से ही मंगाया जाता था, निर्यात किया जाता था। आज के डेट में 39 फैक्ट्रीज मिलके पीपीई किट हिंदुस्तान में बना रही है और 27 लाख किट हिंदुस्तान में बन के तैयार हो चुकी हैं, जो राज्यों में जिनको डिस्बर्स कर दिया गया है। वेंटिलेटर भी पहले हिंदुस्तान में नहीं बनता था। आज के डेट में 50,000 वेंटिलेटर भारत की सरकार ने यही बनाया है, जिसमें एक बड़ा हाथ डीआरडीओ और नेवी का भी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रेसिंग में मैं कहूंगा, आपने 3T तो कह दिया, मगर याद रखिए इन सभी 3T के ऊपर अगर एक और T हो जाए तो वो बहुत घातक सिद्ध होगा। याद है तब्लीगी, अगर तब्लीगी जैसा अपरिपक्वता, तब्लीगी जैसे एक षड्यंत्रकारी नीति, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी संस्था दिखाती है तो सारा T धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए परिपक्वता के साथ इन तीनों T का पालन किया जाए। जो तब्लीगी वाली बात आपने कही, क्योंकि मेरे साथ मदन कौशिक जी मौजूद हैं। मदन कौशिक जी, आपसे मेरा ये सवाल है, तब्लीगी जमात का ये जो कनेक्शन कई राज्यों में सामने आया है, उत्तराखंड में इसका कितना असर देखने को मिला और क्या अब आपको आसानी हो रही है कि अगर जमात से जुड़े कोई लोग हैं तो उनको ट्रेस करके उनको क्वारंटीन किया जा सके? इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमारे राज्य में केवल 5% आए थे शुरू में, वो भी विदेश से आए थे, कोई भी राज्य में रहने वाला कोरोना पॉजिटिव नहीं था। इन तबलीगी वालों ने आकर हमारी संख्या को बिगाड़कर 35 किया और निश्चित रूप से संबित पात्रा जी ने जो चौथे टी की बात की, हिंदुस्तान में अगर एक मत से खड़े होकर इन तबलीग वालों के खिलाफ एक आह्वान ये लोग करते जिनके साथ ये जुड़े हुए थे, तो शायद इतनी देर भी ना लगती और इतनी % संख्या में ना भी पॉजिटिव होते। आज राज्य के अंदर हमने सख्ताई की है और जितने लोग अभी बचे हुए 307 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और ये सब लोग आज हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। मोहल्ले हमने सारे लॉकडाउन किए हैं। आज हमने हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा हमको और आने वाले समय में भी हमने कहा यदि कोई व्यक्ति तबलीग में रहने वाले अगर ऐसे हैं जो अभी भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में और सख्ताई के साथ सरकार पेश आएगी और उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, मैं इसी सवाल को जरा असीम अरुण जी के पास भी ले जाना चाहूंगी। असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश में क्या अब भी जमात के सदस्यों का छिपा होना या उनका ट्रेस ना हो पाना, ये अब भी आप लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है या अब इस दिशा में काफी सफलता मिली है यूपी पुलिस को? इसमें काफ़ी हद तक हम लोग को सफलता मिली है, बड़े पैमाने पे सफलता मिली है। और जिस सर्विस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ 112 में, मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉल करके हम लोग को बताए कि इस गांव में एक संभावित संक्रमित व्यक्ति है और वहां पे जाकर के जब हम लोग जांच की तो कई बार हमने उसको सही पाया और फिर उनको हमने इलाज के लिए, या अगर केवल सस्पेक्टेड ही थे तो उनको क्वारंटाइन जोन के हवाले किया। तो मैं समझता हूँ लोग बहुत जागरूक हैं व्यापक तौर पे और कहीं पे कोई ऐसी कमी पा रहे हैं या कोई बाहर काम कर रहा था, विदेश में काम कर रहा था, लौट के आया, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, जो कि उन्हें डिक्लेयर नियमानुसार करना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात होती है कि आज के ज़माने में और ये फ़ोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोग सीधे हमको बताते हैं। तो खुशी इस बात की होती है कि हर नागरिक आज एक जिम्मेदार
पुलिस अफसर का रोल भी अदा करता हुआ दिखता है। और चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं हो सकती है, लेकिन चप्पे चप्पे पे जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसा प्रत्यक्ष हम लोग को दिख रहा है आज। चलिए, ये एक अच्छी बात कम से कम आम लोगों की तरफ से सामने आती हुई, जिसका जिक्र यहाँ पर असीम अरुण कर रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग का ये दूसरा चरण, जान भी जहान भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र, और 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह 10 बजे, और उससे पहले लॉकडाउन का दूसरा चरण किस दिशा में हमको लेकर जाएगा और कोरोना के खिलाफ इस जंग को हम जीतेंगे, इस भरोसे पर ये सबसे बड़ा संवाद आगे भी जारी रहेगा। हम जल्द हाजिर होंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए सबसे बड़ा पैनल और सबसे बड़ा संवाद इस समय चल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया पर। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर पात्रा, आपसे मेरा सवाल ये है कि कई सारी जानकारियां आपने दी, और मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जिन लोगों के मन में डर है इस बीमारी को लेकर के, वो कम होगा। इस बात को जानकर कि तैयारियों के मामले में हम कहीं से भी कमजोर नहीं है, लेकिन जो हम भी खबरें पढ़ रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं, उसमें महाराष्ट्र की अगर एक बात करें हम, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है ये राज्य, और मुंबई से बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखते हुए ये कि वहाँ पर धारा 144 लगाई गई, कई तरह के मेजर्स वहाँ पर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये चेन टूट क्यों नहीं रही है, वहाँ पर इस तरह की तस्वीर क्यों उभर रही है। देखिए, वैसे तो ये राजनीति करने का समय भी नहीं है, और मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कहूंगा कि वहां सरकार हमारी नहीं है, किसी और की है। मगर कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की स्थिति जो आज महाराष्ट्र में बनी हुई है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की ही मिस्टेक है। कल हमने देखा था, आप लोगों ने न्यूज भी चलाया था, आपको याद होगा, केईएम हॉस्पिटल से कुछ लोगों को जो कि कोरोना के लिए गए भी थे, और कुछ बाकी जो कैंसर पेशेंट इत्यादि, क्योंकि वहां स्थान नहीं मिला, तो उनको एक फ्लाईओवर के नीचे में काफी समय रखा गया। जब एक ह्यू एंड क्राई की स्थिति बनी, तब जाके उन्हें इंडोर फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया। देखिए, मुंबई में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो हिंदुस्तान का न केवल फाइनेंशियल कैपिटल है, अपितु वो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल भी है। ऐसे में अगर तैयारी नहीं है और मरीजों को ब्रिज के नीचे रहना पड़ रहा है, तो ये सवाल तो उठेगा ही। दूसरी बात है, मुझे लगता है लॉकडाउन, कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को अच्छे से पालन नहीं किया है। मैं याद दिलाऊं, जैसे बंगाल के अंदर, बंगाल में एमएचए ने एक चिट्ठी 10 तारीख को भेजा था कि कुछ 7-8 इलाके ऐसे बंगाल में हैं जहां लॉकडाउन की बिल्कुल धज्जियां उड़ी थी, और उसके कारण उन इलाकों में काफी स्प्रेड हुआ था, और उसका मुख्य कारण एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी रही थी। महाराष्ट्र में भी कुछ एक जगहों पर यह हुआ है। 50 तबलीगी का नहीं मिलना, उसको लेकर एक लैकेडासिकल अप्रोच रहना, उसको लेकर यह सोचना कि अगर हम तबलीगी का नाम भी लेते हैं तो ये एक वोट बैंक का विषय बन जाएगा। इस पे काफी जद्दोजहद हुई है। वहां पे आपने वाधवांस का भी केस देखा है। वहां एक राजनीति के दृष्टिकोण से एक पूरे परिवार के 23 सदस्यों को पूरे लॉकडाउन के मध्य में किस प्रकार कुछ बेनिफिट के कारण उन्हें पासेस इश्यू कर दिए गए। 23 के 23 लोग महाबलेश्वर पिकनिक मनाने जाते हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। तो ये वीवीआईपी कल्चर, ये सब नहीं चलने वाला है। लॉकडाउन में कोई डॉक्टर पात्रा, अगर आगे देश की भलाई के लिए जो इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हैं, या कुछ बेसिक चीजों को शुरू करने के लिए अगर कुछ नरमी और रियायत बरती भी जाती है, तो अभी जो लॉकडाउन में फायदे हुए हैं वो बने रहें, ये हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? इस तरह की लापरवाहियां अगर अभी सामने आ रही हैं, तो कुछ रियायतों के बाद कहीं समस्या बढ़ तो नहीं जाएगी? ये सवाल भी लोगों के मन में है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा नहीं है कि रियायतें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट के बगैर दी जाएंगी। जैसे कि जो, देखिए, मैं नहीं जानता हूं कल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, किंतु हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो रिसर्च आ रहे हैं, एमएसएमई काम करे, ये एक सवाल तो उठ ही रहा है। कैसे काम करे? लॉक इन फिलॉसफी के साथ, कि जो लोग वहां काम करें उनको लॉक इन किया जाए, वो अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, तो ये इससे बीमारी भी नहीं फैलेगी, उत्पादन भी चलता रहेगा। और जैसे कि अभी बताया गया कि हाईवे मैन्युफैक्चरिंग का काम या
कंस्ट्रक्शन का काम, ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी आप कुछ किलोमीटर की सड़कों का निर्माण का काम आरंभ कर सकते हैं, अगर साइंटिफिकली इसमें सोचा जाए और इसमें भीड़ न लगाई जाए। किंतु हाँ, अगर मार्केट को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, आपने देखा था कलकत्ता के फूल मार्केट की स्थिति, आपने देखा था कलकत्ता में राजरहाट की स्थिति, आपने कई मस्जिदों में कलकत्ता में नमाज पढ़ते हुए, आपने मुर्शिदाबाद की तस्वीरें बहुत फेमस हुई थी, डिबेट भी हुआ था इसके ऊपर। ठीक वैसे महाराष्ट्र में धारावी में कंटेनमेंट ये सक्सेसफुल हो, उसके लिए प्रार्थना हम भी करते हैं, मगर कुछ चीजों में वोट बैंक की राजनीति कदाचित नहीं होनी चाहिए, सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये राजनीति का वक्त है भी नहीं, और जो भी राजनीति कर रहा है उसको ये समझने की जरूरत है कि कोरोना किसी में भेदभाव नहीं करता है। ये किसी और के घर में दस्तक अगर आज दे रहा है तो कल भगवान न करे वो आपका घर भी हो सकता है, इसीलिए सबको यहाँ मिलकर अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए डॉक्टर रवि मलिक। एक जानकारी और हमारे पास है, और डॉक्टर होने के नाते मैं चाहूंगी इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने पहले के मुकाबले अपनी टेस्टिंग बहुत बढ़ाई है। डॉक्टर पात्रा ने भी यहाँ पर अपील की राज्यों से कि आप टेस्टिंग कीजिए, इस बात का डर मत रखिए कि आंकड़े बढ़ेंगे, उसको इस तरह से देखिए कि टेस्टिंग हो रही है तो कम से कम जो मामले छिपे हुए हैं वो सामने आ रहे हैं, उनको सही उपचार मिल रहा है। लेकिन अब भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का हमको इंतजार है, ये कमी हमारी कब तक पूरी होगी? देखिए, ये तो सरकार बता पाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रैपिड टेस्टिंग किट डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा विकल्प है, जिसमें कि फटाफट से रिपोर्ट जो है 5 मिनट में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और 13 मिनट में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं, हमारे जो अब 18,000 के करीब जो हम डेली टेस्ट कर रहे हैं, ये नंबर बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है, और बल्कि आने वाले टाइम में थोड़ा और इंप्रूव होगा। और जैसे डॉक्टर पात्रा ने ये भी कहा है कि हमारे पास आने वाले 6 महीने टेस्टों की आप चिंता नहीं कीजिए, उसका हमारे पास प्रबंध है, तो सरकार ने पूरा प्रबंध उसका कर रखा होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपने आप को सकारात्मक और केयरफुल रखना बड़ा ज़रूरी है, फेयरफुल रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स डिप्रेशन, ऑब्सेशंस में भी जा रहे हैं और लॉकअप के अंदर बड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। तो उन्हें ये हमेशा ये भी देखना चाहिए ब्राइटर साइड के हर पेंडेमिक अपनी उम्र के साथ चला जाता है, हम प्रिकॉशंस लेंगे तो चला जाएगा। हो सकता है कल को इसकी कोई दवाई आ जाए, हो सकता है कि परसों को इसकी कोई वैक्सीन आ जाए। तो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स जिसको कि हमें देखना है। और एक सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 0.5% है। तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि अपनी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखें, चाहे वो एक्सरसाइज के जरिए, हाई प्रोटीन के डाइट के जरिए, या अच्छे फल सब्जियां लेने के जरिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए स्मोकिंग को छोड़ के, अल्कोहल को छोड़ के, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद को स्वस्थ रखने की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि इस मुश्किल वक्त में कम से कम आप अपना ध्यान रख सकें। अपना ध्यान रखेंगे तो अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखने में सक्षम होंगे। मदन कौशिक जी, मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की जनता जो इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से सुन रही है, प्रधानमंत्री के संबोधन पर सबकी नजर है, लेकिन उसी संबोधन के परिप्रेक्ष्य में आप जनता से क्या अपील करेंगे और किस तरह का भरोसा उनको देना चाहेंगे सरकार होने के नाते? देखिए, मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को या देश की जनता को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री कल 10 बजे जब संबोधन करेंगे, उसके बाद देश निश्चित रूप से बहुत ही भाव के साथ देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से देश को संबोधन करते हैं, क्या उनके लिए दिशा निर्देश होते हैं। और जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, वो भी केवल इस इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार का दिशा निर्देश देते हैं, भारत सरकार क्या दिशा निर्देश देती है। हमने तो कल 4 बजे अपनी मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, हम तत्काल बैठकर अपने राज्य के लिए निर्णय लेंगे। आपको बिल्कुल। तो देखिए, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये देश अब अगला कदम क्या उठाएगा। लॉकडाउन के दूसरे चरण में जान भी जहान भी, प्रधानमंत्री मोदी के इसी मंत्र का सबको इंतजार है। इस संवाद में, सबसे बड़े संवाद में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलेंगे किशोर अजवानी के पास 100 बात की एक बात के लिए।